संसाधन मंत्री और साथ ही साथ एमएलसी विधान परिषद बिहार। बहुत बहुत स्वागत। और एक बात और कहना चाहूंगा कि ये हमारे आत्मनिर्भर बिहार की तीसरी कड़ी और तीसरा प्रोग्राम है जहां विशेष तौर पर मुकेश सहनी जी ने इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला है और सवालों के जवाब देने के लिए यहां खुले मन से इस खुले मंच पर आए हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर स्वागत। मुकेश सहनी जी, मैं बिना वक्त गंवाए जो भी चीजें निकलकर सामने आई हैं, एक ज्वलंत सवाल ये उठा है। आपके विभाग से इतर ये मामला है, लेकिन चूंकि आप सरकार का अभिन्न हिस्सा हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है। मैं ना आगे बोलूंगा ना कुछ पीछे बोलूंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा शराबबंदी। देखिए, ये तो मानते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी हुआ है वो बिहार के लिए बेहतर है, बिहार के लोगों के लिए बेहतर है और सरकार अपने तरफ से जितना प्रयास करना चाहिए उस प्रयास में कहीं पे कोई कमी नहीं रखे हैं। लेकिन बिहार के 12 करोड़ जनता, हर युवा, सारे सम्मानित लोगों का भी एक जवाबदेही होना चाहिए कि ये बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी का नहीं है। ये बिहार सरकार जो है बिहार के 12 करोड़ जनता का है, ना ही कि माननीय मुख्यमंत्री जी का है। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जवाबदेही है कि बिहार के सारे चीज़ों को डिसीजन लेने का, लेकिन हर गांव में, हर जगह पे हमारे, चाहे वो जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत का हो या विधायक हो या सांसदगण हो या सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष को हो, हर किसी का जवाबदेही है कि अपने आसपास में अगर इस तरीके का गतिविधि अगर गलत तरीके से चलाया जा रहा है तो पुलिस को कंप्लेन करना है, वहाँ पे जाके देखना है, अपने अनुकूल मॉनिटरिंग करना है। ये तो बिहार के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आज भी राज्य सरकार ने 7,000 करोड़ रुपया का नुकसान करके अब बिहार के लिए सोच रहे हैं कि बिहार में लोग नशा से मुक्त हो जाए। इसके लिए सरकार इतने बड़े राशि को नुकसान कर रहे हैं, उसके साथ साथ बिहार के जनता को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको भी और हमको भी, और जो हमारे साथी जो देख रहे हैं यहाँ पे सबको ध्यान देने की आवश्यकता। कहीं पे इस तरीके की गलत गतिविधि पाई जा रही है तो उसको रोकने का काम है। एक सवाल जो निकलकर इसमें साथ साथ ये आता है मुकेश सहनी जी कि लोगों की ऐसी मान्यता है कि शराब माफियाओं और पुलिस के कुछ लोगों का एक गठजोड़ बन रहा है और अगर उनके पास जाकर शिकायत की जाए तो फिर उनकी खैर नहीं। देखिए, देखिए हर काम अच्छे करने के लिए उसमें चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप चुनौती को सामना नहीं करके अगर आप हार मान लेते तो ये सही नहीं है। आप उससे ऊपर जाइए, हमारे तक पहुंचिए, हम हैं। आप पुलिस के पास नहीं जाइए, आप हमारे पास आइए। आप इस तरीके से, आपके गांव में आजकल मोबाइल का बहुत अच्छा है कि डिजिटल मोबाइल हर किसी के हाथ में, आप इस तरीके से कहीं पे वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। देखिए उनको पुलिस कहाँ से कहाँ ढूंढ के ऑटोमेटिक उनको अंदर करना है। तो थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। थोड़ा सा परेशानी तो होगा, कोई भी काम अच्छा करना है तो मेहनत करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ेगा इंसान, हर किसी को। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हर किसी को अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी की परिकल्पना में जिस रूप में जोड़ा गया, क्या आपको लगता है कि उस स्तर से मुजफ्फरपुर स्मार्ट हो रहा है? क्या कमियां यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं और आप अपने मंत्रालय के जरिए कैसे इसको दूर करेंगे? देखिए, रहा स्मार्ट सिटी की बात तो मुझे कल ही जानकारी है, हमारे डिप्टी सीएम तारकिशोर जी कल ही समीक्षा बैठक भी मुजफ्फरपुर में किए हैं। नगर विकास मंत्रालय उन्हीं के अंदर में है और इस पे प्रयास है और ये हमारे केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही देन है कि देश में कई जगह स्मार्ट सिटी बनाए जाने का उनका कार्यक्रम है। इस पे सरकार और हम लोग भी गंभीर हैं कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके का स्मार्ट सिटी का जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए, ताकि जैसे स्मार्ट सिटी कंप्लीट होगा तो केंद्र सरकार से जो राज्य सरकार को जो सहयोग प्राप्त होता है वो अधिक होगा। तो इस दिशा में ऑलरेडी हम लोग राज्य सरकार इस पे काम कर रहे हैं। जैसे ग्राम पंचायत को हम लोग पंचायत के ऊपर उठकर नगर निगम वगैरह सब बनाने का जो प्रक्रिया है उस पे हम लोग सरकार एक्शन ले रहे हैं और बहुत ऐसे बिहार में जगह आपको दिखेगा नगर परिषद और नगर पंचायत बनाया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लिया जाए। तो ये सारे काम केंद्र सरकार के तरफ से चलाया जा रहा है और हमारे राज्य सरकार का भरपूर प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट हो। माननीय मंत्री जी, देखिए मेरे को ऐसा लगता है, मैं भी एक जगह पर रहता हूं, मेरा भी एक घर है, यहां के लोगों की जो समस्या निकलकर जल जमाव के तौर पर सामने आई है तो लोगों को कहीं ना कहीं
इस चीज का जवाब तब मिलेगा कि जब मॉनसून की बरसात होगी और उनके इलाके में जल जमाव नहीं होगा। इसका जवाब उनको तभी मिलेगा। हम इसको क्या माने, क्या इस वाले मॉनसून का इंतजार करें या अगले वाले मॉनसून का इंतजार करें? क्योंकि इंतजार बहुत कर रहे हैं और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर काम करने की मुजफ्फरपुर में जरूरत है और शायद तभी एक शुरुआत हम जो हो चुकी है स्मार्ट सिटी अगले कदम पर, अगले पड़ाव पर जाएगी। निश्चित तौर पे ये जल जमाव का जो समस्या है उसको जल्द से जल्द हर किसी को देखना चाहिए, सरकार को भी। और इस पे मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हम लोग काम करें और सरकार अपने स्तर पे प्रयास भी कर रहे हैं। और क्योंकि बहुत पुराना सिटी है मुजफ्फरपुर, बिहार के उत्तर बिहार की राजधानी है, हजारों साल पहले ही अस्तित्व में आए हैं मुजफ्फरपुर। बगैर प्लानिंग का मुजफ्फरपुर बसा हुआ है। इसमें बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। जैसे मेरे पास जो जानकारी प्राप्त है, बहुत से ऐसे तालाब है खास करके मुजफ्फरपुर में, उसको अतिक्रमण कर लिया गया है या वहाँ पे मिट्टी भर दिया गया है। तो ये सब भी कारण है कि जल जमाव के कारण अगर वो तालाब अगर पहले से अगर अतिक्रमण नहीं हो तो बहुत सारे पानी जो है, बारिश का पानी है या बाढ़ की पानी है, वहाँ पे जाके वहाँ पे अपने जगह बना सकते हैं। तो बहुत ऐसे जगह है कि जो वहाँ पे अप्रोच कर लिया गया है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्कीम है जो जल जीवन हरियाली, उसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि जो तालाब बिहार में अतिक्रमण कर चुके हैं उस तालाब पे सबसे पहले हमारा फोकस है कि हम अपनी सरकार का जो कार्य है हर तालाब को जीर्णोद्धार करने का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कहीं किसी तरीके से अवैध ढांचा अगर बना है तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार उसको, प्रशासन उसको गिराए और ताकि जल जमाव का समस्या बहुत हद तक कम होगा। एक पैनलिस्ट हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़े, उन्होंने खासतौर पर आपको इंगित करते हुए ये सवाल किया कि मुजफ्फरपुर में बड़ी संभावनाएं हैं पशुपालन के क्षेत्र में, दूध को लेकर या फिर मुख्य तौर पर मत्स्य पालन को लेकर। बाहर की मछली क्यों खाए मुजफ्फरपुर वाला या तिरहुत वाला? वो यहीं पर जब संभावना है तो क्यों ना करे? ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मौजूद सवाल लगा। ना सिर्फ यहाँ पर खाए बल्कि बाहर भी लोगों को खिलाए। आपकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि आज सीधे तौर पर आपके विभाग से जुड़ा मामला है? निश्चित तौर पे इस पे हम लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि आत्मनिर्भर बिहार की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम मछली जैसे चीज़ भी हम दूसरे राज्य से 600 करोड़ रुपया का मंगा के बिहार में लोगों को 8 दिन 9 दिन पुराना मछली हम लोगों को दे पा रहे हैं। जबकि बिहार में बहुत संभावना है, बहुत सारे तालाब है, 96,000 तालाब है हमारे पास। और इतने हमारे पास संभावना है कि हम दूसरे प्रदेश में कई मैट्रिक टन मछली हम दूसरे राज्यों में भेज सकते हैं। लेकिन इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी चौर प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, जिसमें इस साल के बजट में हमने 500 करोड़ का अधिक हमने बजट रखने का काम किया है, जिसमें चौर प्रोजेक्ट ला रहे हैं। जो लैंड डेड है, उस लैंड में जिसमें खेती नहीं हो पा रही है, उस लैंड को किसान से एग्रीमेंट करके हम लोग लेकर या कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं और उसको 6 से 7 लाख रुपया हम उनको दे रहे हैं कि उनको सब्सिडी के तौर पे कि वहाँ पे तालाब का निर्माण करें और मछली पालन में ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में युवा आए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। डेयरी सेक्टर में भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और डेयरी में भी इस तरीके से आज की तारीख में हमें जानकारी है कि जितना हमें दूध की उत्पाद की आवश्यकता है उतना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे गुजरात देखिएगा तो एक दिन में 1.5 करोड़ लीटर का उनका पर डे उत्पाद का क्षमता है, लेकिन बिहार में इतना सब कुछ रहने के बावजूद भी हम बहुत कम कर रहे हैं, 20 लाख लीटर का दूध का उत्पाद कर रहे हैं। लेकिन हम आने वाले समय में इस रास्ते पे काम कर रहे हैं। जो पशु दूसरे राज्य से हम लोग चाहेंगे कि बिहार में आए और उस पर सरकार सब्सिडी देने का काम करेंगे। और दूध सेक्टर में भी हम लोग आने वाले समय में बहुत बड़े स्कीम ला रहे हैं, जो आपको इसका रिजल्ट अगले साल तक आपको देखने के लिए मिलेगा, किस पे मैं काम करूंगा। उद्योगों की भी यहाँ पर बात हुई और इसी तरह से कामकाज की भी बात हुई। नए उद्योग खुले तो ठीक है, कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, चुनाव में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, कहा गया कि लैंडलॉक स्टेट है, अलग अलग तरीके से बात रखी गई। लेकिन जो कल कारखाने बंद हुए, चीनी मिल हो, जूट मिल हो, तरह तरह से और जो संसाधन यहाँ पर चल रहे थे, अगर वो चालू होते हैं और नए उद्योग शुरू होते हैं तो ना सिर्फ हम पलायन को रोक पाएंगे बल्कि रोजगार की जो हम एक तरह से कहें कि ज़रूरत है वो पूरी हो पाएगी। नहीं, देखिए आपको भी पता है कि एनडीए सरकार का संकल्प है बिहार में 5 साल में 19 लाख युवा को रोजगार देना, और इस दिशा में हम लोग कई मीटिंग कर चुके हैं। जितने भी कारखाने या चीनी मिल हैं या जो भी चीज़ बंद है, तो निश्चित तौर पे हमारे सरकार का फर्स्ट प्रायोरिटी है उस पर कितना बेहतर हम लोग काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ उद्योग बिहार में आए उसके ऊपर तो हम लोग प्लान कर ही रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ कृषि सेक्टर में
जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो उस पर हम निश्चित तौर पे मेरे विभाग जो हमारे पास है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है, आपको आने वाले समय में हम लाखों लोगों को रोजगार हम अपने विभाग से देने का मैं आपसे वादा करता हूँ और इस रास्ते में मैं बहुत काम कर रहा हूँ। और इस साल का हमारा लक्ष्य है कम से कम 25,000 युवा को ट्रेनिंग देना, मत्स्य में और पशु सेक्टर में ट्रेनिंग देने का हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत सारे स्कीम ऐसे ला रहे हैं कि जिसको पशु हम लोग सब्सिडी दर पे हम उनको मुहैया कराएं ताकि दूध का उत्पाद बढ़ाने में उनका योगदान हो। तो कृषि सेक्टर में हम लोग बिहार में काम करेंगे। ये निश्चित तौर पे बिहार में लो लैंड होने के कारण बहुत ऐसे एरिया है, जिला है जो लो लैंड है, जहाँ पे उद्योग आप नहीं कर सकते, लेकिन कृषि सेक्टर में आप बहुत काम कर सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही फिलहाल में आपको बताया कि कृषि में भी 27% योगदान खास करके डेयरी सेक्टर का है। तो मैं चाहूँगा कि बिहार में भी डेयरी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे, फिशिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे, ताकि फिश हम भारत ही नहीं दूसरे देश में भी हम लोग भेजने का काम करेंगे। तो इस सेक्टर में केंद्र सरकार ने अभी देश में 5 ऐसे हब मंडी बनाए हैं जो हमारे देश से दूसरे देश में मछली भेजने का। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में भी पायलट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। बिहार में 3-4 जिला में भी मछली मंडी हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, जो यहाँ से बिहार से दूसरे स्टेट में मछली भेजने का काम करेंगे। तो ये सेक्टर में हम लोग काम करें और सरकार पूरा गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपको पता ही है कि देश में चाहते हैं कि हर राज्य विकसित हो, आगे बढ़े, और एनडीए का गठबंधन की सरकार है। तो मेरा पूरा मानना है कि जो स्थिति कल था उससे आज बेहतर हम लोग करेंगे और भविष्य में भी इससे बेहतर हमें करने की आखिर में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी स्टोरी लगातार सभी समझते हैं, जानते हैं कि आप राजनीति में आने से पहले और फिलहाल में भी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। युवाओं को आप किस रूप में संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि सरकार के, परिवार के ही भरोसे बैठा नहीं जा सकता, खुद भी उठ खड़े होकर अपनी कहानी, एक नई इबारत लिखी जा सकती है जिसका आप जीता जागता उदाहरण है। युवाओं को क्या प्रेरणा वाला संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे हर एक युवा को सोचने की आवश्यकता है कि कोई भी बेहतर काम करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। आज मैं अपने बारे में बता दूं कि अपने जो एक उम्र होता है कि अपने बारे में सोचना, वो तकरीबन 25-26 साल के बाद वो एक उम्र होता है कि सोचने का। मैं 7 साल पहले ही अपने बारे में सोचने लगा। 18 साल की उम्र में एक गांव, गरीब परिवार, मछुआरा परिवार में जन्म लिया और मैं बिहार से मुंबई जैसे शहर में मैं सफ़र किया। वहाँ पे जाके मैंने मजदूरी किया, 900 रुपये महीने पे मजदूरी किया। ना ही मैं बैंक का इंतज़ार करते रहा, ना ही कोई रिश्तेदार का, ना ही अपने पेरेंट्स का। मैं वहाँ पे मजबूती से मेहनत किया और संघर्ष किया, सफलता मैंने प्राप्त किया और अच्छे कामयाब मैं मुंबई जैसे शहर में झंडा गाड़ के मैं अपने कारोबार को मैं इस्टेब्लिश किया। फिर मुझे लगा कि हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, अपने लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो मैं बिहार में ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर मैं बिहार में खास करके फिशरमैन कम्युनिटी, मल्लाह समुदाय के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया कि नहीं, उनके लिए लड़ाई लड़ना है। जबकि हर तरह का सुख सुविधा हमारे पास रहते हुए भी मैंने वो रास्ता को छोड़कर, कामयाबी को छोड़कर मैं फिर से एक संघर्ष करने वाला रास्ता को मैंने चुना। और बिहार में मैं पिछले 6 साल से लगातार मैंने संघर्ष किया और 2 साल पूर्व में ही मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और ये पार्टी आज बिहार सरकार का आज एक हिस्सा है, आज एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो मैंने, आप कोई भी सेक्टर में आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और लगन से करेंगे तो हर चीज़ का कामयाबी आप जरूर पाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य बना के आप वहाँ पे तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए हर एक युवा को इस तरीके से सोचना है कि हमें कामयाब बनना है, तो उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन्हीं बातों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं शैलेंद्र जी को आमंत्रित करूंगा इधर मंच पर। आप को एक स्मृति चिन्ह के जरिए, मोमेंटो के जरिए, ये यादगार के तौर पर हमारी तरफ से, जी बिहार झारखंड की तरफ से आपका अभिनंदन।